अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट जो हमने टॉपिक अपना पढ़ा था वो था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन ने हमें ये बताया था कि अगर आपके पास कोई चीज़ मूविंग कंडीशन में है तो आप उसे रोक भी सकते हो, और अगर वो रुकी हुई है तो आप उसे चला भी सकते हो। लेकिन किसके थ्रू बताया था कैसे हम इसको कर सकते हैं? तो ये आपके पास जो है वो हम एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू कर सकते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके बाद अगर कोई भी कंडीशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी उस कंडीशन को अप्रूव करती है, विच मीन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो आप फोर्स लगाएं वो रुक सकता है, और अगर कोई आपके पास रुकी हुई चीज़ है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे देन वो मूव हो सकता है। तो आइए आज हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन मौजूद है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें क्या चीज़ें देता है, क्या डिटेल्स है, हम इसको अभी पढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हैज़ गिवन अ सिंपल डेफिनेशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें सिंपल सी डेफिनेशन दी थी फोर्स की, कि फोर्स एक एजेंट है दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि जो आपके पास फोर्स है वो एक एजेंट है, विच मीन्स वो क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है या मतलब यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता है। किसे? द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर कोई भी चीज़ हालत सुकून में मौजूद है तो उसको हरकत में कैसे लाना है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ हालत हरकत में मौजूद है, विच इन मूविंग कंडीशन में मौजूद है, तो आप उसे रेस्ट में कैसे लेके आओगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये उसने हमें बताया था। For the determination of this force through mathematical calculation, अगर आप mathematical calculation के थ्रू आप उसको फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हो तो न्यूटन ने ड्राइव करी थी एक ऐसा डेफिनेट रिलेशनशिप उसने बनाया था, जो कि फोर्स जो लग रही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके दरमियान उसने एक रिलेशन बनाया था। वो रिलेशन और क्या, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट पे लग रही है उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना, उसका मास कितना है। इससे दो मतलब इसने एक रिलेशनशिप जनरेट किया था कि कितनी फोर्स लगाई जा रही है और कितनी वजन वाली चीज़ पर लगाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैं एक बस है और कहूँ, अब मैं कहता हूँ कि भाई आप सिंगल कोई शख्स है उसको आप भेज दें, वो उस बस को जाके धक्का लगाए, इम्पॉसिबल सी बात है आपके पास वो बस जो है मूव नहीं करेगी। बिकॉज क्यों? क्योंकि उस बस का जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि उस शख्स का जो मास है वो काफ़ी कम है, वेट में कम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप एटलीस्ट 10 लोगों को भेज दो उस बस को जो है धक्का लगा, मतलब उसको पुश करने के लिए, तो आप देखें वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी बस, ठीक है, हालांकि रेस्ट में, लेकिन वो मूव हो जाएगी, सही। तो क्यों? बिकॉज आपके पास क्या हो गया, सिमिलरली आप देखें क्योंकि जो दोनों जो वेट्स थे वो बराबर आ गए, और जो फोर्स लगा रहे हैं तो आपके पास क्या कर सकते हैं, आप उस बस को मूव कर सकते हैं। लेकिन सिमिलरली अगर मैं आपके सामने एक मोटर बाइक जो है वो लाके दूँ, आपको बोलूँ कि कोई एक शख्स इसको धक्का लगाए, तो आप देखिए इजीली वो शख्स धक्का लगा सकता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि मास में आपके पास डिफरेंस है। एक बस का मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और एक बाइक का जो मोटरसाइकिल का जो आपके पास मास है वो काफ़ी कम है, ठीक। इस तरीके से जो 1% जिसको हम पहले बोल रहे थे उसका मास कम था, लेकिन जब वो कलेक्टिव 10 हो गए, 10% हो गए तो उनका मास ज़्यादा हो गया, ठीक। अब जरा आगे देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा, आगे क्या कहता है, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, और जब आप चीज़ों पे कुव्वत लगाएं अकॉर्डिंग टू देयर मासेस तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और इसी इनकी मूविंग कंडीशन के जो थ्रू हमें एक चीज़ जो उसमें प्रोड्यूस होती है वो होती है एक्सेलरेशन, ठीक। अब आपने पढ़ा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रफ्तार में अगर आप तब्दीली कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो एक्सेलरेशन बन जाती है, ठीक। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटीज में तब्दीली हो जाए तो वो क्या होती है, वो एक्सेलरेशन होती है, ठीक। अगर मैं आपसे लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसकी स्पीड 0 थी, लेकिन उसमें जो है कुछ 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड जो हो गई 10 हो गई, ठीक। तो दैट्स में क्या हुआ, उसने इनिशियल टू फाइनल उसने क्या किया, वेलोसिटीज को चेंज किया। दैट मीन्स आपके पास वहाँ पे क्या जनरेट हो गई थी, एक्सेलरेशन, ठीक। तो अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 कहते हैं सिमिलरली इफ वी अप्लाई द सेम फोर्स ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब आपने करना है क्या है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेने, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करेंगे, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, वन इज हैवियर देन द अदर लाइटर। एक जो है वो आपके पास काफ़ी हैवी है और दूसरा जो है वो बहुत हल्का है। वी विल सी, आप देख सकते हैं दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द लाइटर ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर। जो हल्का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा जनरेट होगी देन द प्रोड्यूस इन द हैवियर ऑब्जेक्ट, और जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, ठीक।
तो अब देखें ज़रा ये कैसे करते हैं। आपको दो डायग्राम्स ए और बी, दो ऑब्जेक्ट्स दिखाएं, एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास जो है वो थोड़ा लाइटर ऑब्जेक्ट है। तो आप देखें फोर्स दोनों पे लगाई जा रही है, डायरेक्शन देखें, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो अब जरा देखें आपके पास न्यूटन ने क्या किया था, समराइज किया था दीस रिजल्ट। इसने कुछ रिजल्ट्स जो थे उनको समराइज किया था इन द फॉर्म ऑफ लॉ, और फिर इसने एक लॉ बनाया था विच इज़ नोन एज, जिसको आप नाम देते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा कानून जिसे आप कहते हो। अब वो उसने जो लॉ बनाया था वो था क्या, इट इज स्टेट दैट, वो था व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी ही जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है, लाजमी सी बात है उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और जब वो मूव कर रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटीज चेंज हो रही होंगी, जब वेलोसिटीज चेंज हो रही होंगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी। दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, जो जितनी इसमें आप जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट या प्रोड्यूस मिलेगी, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, आपके सामने एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। इफ अ फोर्स एफ, एक फोर्स आपके पास एफ है जो आप अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है, which produces an acceleration, जो कि acceleration produce कर रहे हैं, and then acceleration is a in the direction of applied force, direction जो है वो applied force की है। The relationship between acceleration and force can be mathematically expressed। आप करेंगे कि अब आप जो रिलेशन है किसके दरमियान, फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप आपके पास मेंटेन हुआ है, आप उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप देख लें, ए स्मॉल ए, और जो आपके सामने साइन है दिस इज, ये आपके पास प्रोपोर्शन का साइन है, और फिर देन आपके पास कैपिटल एफ है फॉर कांस्टेंट मास। अब यहाँ पे मासेस क्या है, कांस्टेंट कर दिया, इसमें से ये सिमिलर मास ले लिया इन्होंने, तो मास कांस्टेंट कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली फॉर द एक्सेलरेशन एंड मास रिलेशनशिप, अगर आप देखते हैं, अब आप फोर्स को कांस्टेंट कर दो तो आप ये देखो कि मास और एक्सेलरेशन का ताल्लुक है आपस में। तो देखें ए देन प्रोपोर्शन और 1/m लिखा हुआ है, प्रोपोर्शन साइन है और 1/m। याद रखें अगर 1/, की फॉर्म में है, मतलब डिवीजन फॉर्म में आपको कोई भी चीज़ गिवन है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर आप ऊपर देखे रहोगे तो यहाँ आपको ए प्रोपोर्शन टू एफ, विच मीन्स डायरेक्ट है, कोई मतलब एफ 1/f नहीं है, तो दैट्स मीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप याद रखें डायरेक्टली प्रोपोर्शन के अंदर ये होता है कि विच मीन्स अगर मैं एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हूँ तो लाजमी सी बात है मुझे फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। लेकिन मास का जो है वो आपके पास सिनेरियो चेंज है, विच मीन्स अगर आप मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो रही होगी, बिकॉज क्या कहा था उसने, लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा मूव कर रहा था, मतलब उसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी बनिस्बत हैवियर ऑब्जेक्ट के, ठीक। आप जितना मास बढ़ा रहे हैं उतने ही ज़्यादा आपके पास, उतने ही कम आपके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है। और जितने ही मास जो है वो आपके पास लाइटर होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है। यहाँ पे इन्होंने फोर्स कांस्टेंट कर दिए। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4.1 4.2 है, अगर आप कॉपी में राइट करोगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे सकते हो। कंबाइनिंग कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, कंबाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख लें दोनों तरफ जो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो ए और ए हैं, ठीक। तो जब कंबाइन करेंगे तो सिमिलरली आप देखें इन्होंने क्या किया, 1 टाइम ए को लिखा और f/m हो गया, मतलब f मल्टीप्लाई बाय 1/m, तो f डिवाइड बाय m। ए को आप ऐसे ही रखोगे, प्रोपोर्शन को हटाओगे तो लाजमी सी बात है आपने कोई कांस्टेंट लेना है, और के हमारे पास क्या होता है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू के f/m। नीचे देख लें आपके सामने लिखा हुआ है वेयर के इज अ कांस्टेंट, ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ जो आपके पास वो प्रोपोर्शनैलिटी है। तो सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप a को रिमूव कर दो, नीचे देखिएगा जरा, ma इज इक्वल टू के एफ, m डिवीजन में था, a के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ma, और वहाँ क्या बचा, के एफ बचा, ठीक। अच्छा, अब ये जो k है हमें k रिमूव करना है, बिकॉज सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या होती है, f इज इक्वल टू m। ये ड्राइव करने के लिए भी बेटा आपके पास आती है, आपने इसको ध्यान से समझना है। तो आप जरा गौर से देखें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिस्टम यूनिट्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी यूनिट मास इज यूनिटी व्हेन अ फोर्स यूनिट मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड देन ऑब्वियसली k इज इक्वल टू 1, ठीक। k की वैल्यू आपको क्या बता रहे हैं, k इज इक्वल टू 1 आपको यहाँ बता रहे हैं, देख लें आप।
अगर k की वैल्यू 1 होगी तो देखिए 1, अगर f मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या होगा, f ही होगा। तो सिमिलरली आपके पास अगर k की प्लेस पे आप 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, f इज इक्वल टू ma। यही हमारे पास जो है वो न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है, f इज इक्वल टू mm। और अभी आप लोगों पर इसकी जो है वो डेरिवेशन भी पढ़ी, स्टेटमेंट पढ़ा आपने। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। Now students, we are moving towards Newton third law of motion. ठीक, before describing the Newton third law of motion, let us consider the following examples. कहते हैं अगर आप न्यूटन का जो थर्ड लॉ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आपको कुछ एग्जाम्पल्स इनको समझना होगा। ठीक, आइए देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल्स क्या है और न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ से इनके ऊपर इफेक्टिव हो रहा है। ठीक, सबसे पहले मेरी बात याद रखिएगा, हर एक्शन जो होता है उसका रिएक्शन होता है। अगर आप एक बॉल है, सही है, आप उसको बॉल पे थ्रो करते हो दीवार के ऊपर, तो देखिए वापस आ रही होती है ना, आप तो अपने हाथ की फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जब दीवार भी आपके पास क्या कर रही है, आपको रिएक्शन फोर्स दे रही है, विच मींस वो बॉल जब उस पर हिट होती है देन वो आपके पास दोबारा आ रही होती है। इसका मतलब आप जो है वो दीवार को, जो आपकी बॉल है, आप उसको एक्शन दे रहे हो और बॉल आपको क्या कर रही है, रिजल्ट जो आपको रिजल्ट में वो आपको रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आप जरा देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या होता है, आप जरा देखें, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल समझाएगी आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आएगी। बुक का पेज नंबर आपके पास 51 है। कहते हैं एक टेबल है, आप उस टेबल के ऊपर क्या देख रहे होंगे, एक हाथ आपके सामने जो है वो टेबल पे रखा हुआ है, वो उसको पुश कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब जब आप हाथ टेबल पे रखने के बाद आप फोर्स लगा रहे हैं उस टेबल के ऊपर, तो आप उसको एक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आप एक्शन दे रहे हैं। और याद रखें, आप ये समझ रहे हैं कि वो टेबल कुछ नहीं कर रही है, बल्कि वो टेबल आपको रिएक्शन दे रही है, लेकिन उसका रिएक्शन इतना नेग्लिजिबल है कि आपको फील नहीं हो रहा। ठीक, आपको महसूस ही नहीं होगा, आप टेबल को एक्शन दे रहे हैं, लेकिन टेबल जो है जो आपको रिएक्शन दे रही है वो आपके हाथ के लिए नेग्लिजिबल है, बिकॉज आपके हाथ की फोर्स ज़्यादा है, उस टेबल को जो वुड की टेबल है उसकी फोर्स कम है। लेकिन आप याद रखिएगा, मतलब एक्शन और रिएक्शन में तवाज़ुन कैसे आता है। देखें, अगर आप और जोर से इसको पुश करें तो विच मींस आपके हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उसको बकायदा आप उसको पुश कर रहे हैं विच मींस टेबल को, लेकिन वो टेबल आप पर भी रिएक्शन कर रही है, लेकिन उसका रिएक्शन जो है, आप उसको एक्शन दे रहे हैं, वो रिएक्शन दे रही है, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल है कि आपकी जो हाथ की हथेली है वो उसे जो है वो महसूस ही नहीं कर रही है। ठीक, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ कोई फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे फोर्स ऑफ रिएक्शन मौजूद है, जो कि मुसलसल जितनी जोर से आप उस टेबल को जो पुश करोगे, इतनी ही जोर से वो जो रिएक्शन फोर्स है वो आपके हाथ के ऊपर जो है वो रिएक्ट करेगी। ठीक, तो ये थी हमारे पास 4.5 फिगर, जिसकी आपको मैं एग्जाम्पल समझाई। तो यहाँ से क्या बात वाज़ेह होती है बेटा, यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि आप चीज़ों को जो एक्शन दे रहे होते हो उनका रिएक्शन भी मिल रहा होता है। ये अच्छा, वैसे अगर आप इम्प्लीमेंट करना देखें तो आप जो एक्शन दे रहे होते हैं, जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी का आपको रिएक्शन मिल रहा होता है। ठीक, कॉमन लाइफ में भी देखें तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी कि जो आपके एक्शंस होते हैं वही जो है वो आपको उसी के तहत आपको रिएक्शन प्रोवाइड किया जा रहा होता है। सही, अगर आप अच्छा बिहेव करते हैं, आपका एक्शन अच्छा है, तो विच मींस आपको रिएक्शन भी अच्छा ही मिल रहा होता है। अब जब देखिएगा यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, सही, अब बजाय तो ये बुक मौजूद है, विच मींस वेट है, और आप देख लें, हम जो समझेंगे ना टेबल पे बुक रखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है, अगर बुक का जो वेट है वो अगर एक्शन दे रहा है किसको, उस टेबल को, तो वो टेबल क्या कर रही है, रिजल्टेंट में आपको रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है। यही वजह है कि वो जो बुक है वो इतनी स्टेबिलिटी से, विच मीन्स और इतनी ही, और मतलब अपनी जगह को डिस्प्लेस नहीं कर रही है और वहाँ पे मौजूद है वो। ठीक, आप इसे 4 दिन भी नहीं उठाए, 1 वीक नहीं उठाए, ये बुक आपको वहीं पे मिलेगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि जब एक्शन और रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो याद रखिएगा दोनों, मतलब एक्शन की फोर्सेस और रिएक्शन की फोर्सेस दोनों क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं, और जब इक्वल हो जाते हैं दैट्स मीन वो चीज़ वहाँ पे रुकी रहती है, वो चीज़ वहाँ पे ठहरी हुई रहती है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अच्छा ये लॉ जो है न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है क्या है, मतलब किस मतलब हमें बता रहे हैं कि मतलब किस ज़मरे में हम इसको ले सकते हैं। तो ये कहते हैं कि आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का जो है वो आपके पास इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, जो आप एक्शन कर रहे होते हो, लाजमी सी बात है, उसका रिएक्शन भी होता है। और अगर आप फिजिक्स की ज़बान में इसको बोलते हो तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही आपको कह रहा होता है कि जो आपके जो एक्शन है
वो आपको रिएक्शन लाजमी प्रोवाइड करता है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा, ऑपोजिट रिएक्शन ऑपोजिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपने एक्शन अच्छा दिया है तो रिएक्शन भी आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बुरा मिलेगा। अगर आपका एक्टिव गलत होगा तो रिएक्ट भी आपको गलत मिलेगा। लेकिन अगर आप फिजिक्स में बात करते हो तो देखें, आप बॉल पे हिट कर रहे हो, ठीक है, तो वो बॉल जो है वो आपको वापस आपकी बॉल आपको देगी, ठीक, आप उसको फेंक रहे हो, वो आपको रिटर्न कर रही है, तो दैट्स मीन क्या होगा, ऑपोजिट हो, ठीक। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक रॉकेट आपके सामने बना हुआ है, जरा देखिएगा, फिगर नंबर 4.7। और ये रॉकेट की एग्जांपल जो इन्होंने इसलिए दी है कि देखिए बीच में किसके अंदर फ्यूल होता है। जब फोर्स एक्ट होती है तो आप देखिएगा ये स्पीड से जो है वो ज़मीनी सतह को छोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक। और जब ये ऊपर मूव कर रहा होता है तो क्या होता है, देखें एक्शन दिया गया है इसको, क्या, इसके फ्यूल ने, जब जैसे स्टार्ट हुआ फोर्स लगा, रिएक्शन में क्या हो गया, ऑपोजिट फोर्स है, ये ज़मीन से ऊपर जा रहा है, ठीक है।